देखा कि कैसे जानवरों को, भैंसों को नीचे लिटा के रखा हुआ है, उनके पैरों को बांधा हुआ है, उनकी गर्दनों को खींचा हुआ है उनको मारने के लिए। कैसे छोटी-छोटी नालियाँ बनी हुई हैं जिनमें उनका खून बहता जा रहा है, जितनी भी भैंसें काटी जा रही हैं। क्या छोटे, क्या बड़े, सारी उम्र की भैंसें वहाँ पर थीं, जो कि एक दूसरे के सामने जिनको काटा जा रहा था, उनको पूरा क्लियरली दिख रहा था कि शायद हमारे साथ भी ऐसा ही होने वाला है। और ना सिर्फ ये, बल्कि हमने ये भी देखा कि जो जानवर कटने के लिए लाइन में खड़े थे कत्ल खाने के बाहर, जो शायद बूढ़ी भैंसें थीं और जिनका दूध कम हो जाता है, उनका भी दूध आखिरी एक बूंद तक उनका दूध निचोड़ा जा रहा था। कटते हुए जानवरों से भी आखिरी बूंद दूध की लोच ली जाती है। जब वो गाय कट रही होती है तब भी उसको ऑक्सीटोसिन का टीका लगा के जो उसकी थनों से आखिरी दूध की बूंद होती है वो बोतलों में इकट्ठी की जा रही होती है। कई बार हमें कॉलेज की तरफ से अगर फार्म पे पॉसिबल नहीं है तो स्लॉटर हाउसेस में ले जाया जाता है पर रेक्टल एग्जामिनेशंस वगैरह के लिए। तो अगर हम उसके लिए जब जाते हैं तो जो एनिमल स्लॉटर होने जा रहे हैं हमें उन पे करने बोलते हैं, और उस टाइम पे हमें टीचर्स से बड़ा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन मिलता है कि अगर तुमने पेरेक्टल एग्जामिनेशन के वक्त तुम्हें वो एनिमल प्रेग्नेंट समझा तो बताना मत। जो स्लॉटर हाउस ने उनको ख़रीदा है उन्होंने काफ़ी पैसे दिए उसके लिए, तो अगर वो एनिमल को हमने प्रेग्नेंट डिक्लेयर कर दिया तो उसको स्लॉटर नहीं कर पाएंगे और फिर उसको रखने का जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा। ये चीज़ हमारे साथ जब हुआ था, जब मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया था तो काफ़ी बुरा लगा था जब सर ने मना किया कि नहीं कुछ बोल मत, नहीं तो कॉलेज का जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ आने का वो बंद हो जाएगा। कसाई खाने में कटने के बाद उनके मांस से बीफ प्राप्त होता है, हड्डियों से जेलेटिन और अस्थि अंगार बनता है। उनकी त्वचा चमड़े, साबर या कुत्तों की चूइंग स्टिक्स में तब्दील होती है और सींगों से हमारे लिए बटन बनते हैं। मृदंगम की बात करें तो इसमें 3 जानवरों की त्वचा का इस्तेमाल होता है, बकरी, गाय और भैंस। मतलब मृदंगम बनाने के लिए इन 3 प्राणियों को काटा जाता है। आज की तारीख में मृदंगम की बद्धी बनाने के लिए गाय को विशेष रूप से काटा जाता है। डेयरी प्रोडक्ट्स की बढ़ती मांग की वजह से पशुओं के बीच मादाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। नर पशु डेयरी के व्यापार में काम नहीं आते, इसीलिए उन्हें भूखा मार दिया जाता है। भारत की 20वीं पशुगणना के अनुसार पशुओं की आबादी में से केवल 25% नर है। भैंसों की हालत तो और भी खराब है, इनकी आबादी में अब सिर्फ 10% नर बचे हैं। हम डेयरी उद्योग की अमानवीय प्रथाओं से इस कदर अनजान क्यों है, जानने के लिए मैंने पूरे भारत में तकरीबन 20,000 किलोमीटर की यात्रा तय की और डेयरी से जुड़े विभिन्न लोगों से मिलकर उनसे बातचीत की। जैसे मैं लोगों से मिलता गया वैसे मुझे एक पैटर्न उभरता दिखाई दिया। इस सिस्टम को समझने के लिए एक पहिए की कल्पना कीजिए। अंदर का घेरा डेयरी उद्योग है, बाहरी चक्र बीफ उद्योग है और दोनों को जोड़ने वाली कुछ कड़ियां हैं जो इस व्यवस्था को बरकरार रखती हैं। भारत सरकार ने मुझे खाद्य व्यवसाय का अध्ययन करने हेतु से 1 महीने के लिए जापान भेजा। हम देख रहे थे कि वहाँ क्या क्या बनता है। हम जहाँ जहाँ खाना खाने जाते वहाँ तोफू जरूर मिलता। फिर मुझे पता चला कि चीन और जापान के गांवों में लोग गाय के दूध की जगह सोया का दूध खरीदते हैं, जो काफ़ी सस्ता है, तो वो यही घर ले जाते हैं। देखिए, 1 किलो सोयाबीन से आपको 7 लीटर दूध मिल सकता है। तो ये दूध बनाने की लागत मुश्किल से 7 रुपए है। अगर आप इस दूध को ग्रामीण भारत में उपलब्ध कराएं, जिस तरह चीन में होता है, तो इससे बच्चों के पोषण का खर्च काफी हद तक कम हो जाएगा। मुझे विश्वास था कि सोया का उद्योग खड़ा हो सकता है। भारत वापस आने पर मैंने एनडीडीबी को समझाने की कोशिश की,
लेकिन उनका मानना था कि इससे डेयरी उद्योग को नुकसान पहुंचेगा। जब मैंने पता लगाया कि उन वर्षों में एनडीडीबी के प्रमुख कौन थे, तो फिर वर्गीस कुरियन का नाम सामने आया। इसके कुछ साल बाद रंजीत जी ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर सोया उत्पादों पर रिसर्च करना शुरू किया। फिर उन्होंने चेतरन नाम के ब्रांड की शुरुआत की, जिसके द्वारा सोया दूध, टोफू या सोया पनीर और सोया दही जैसे प्लांट बेस्ड डेयरी विकल्प तैयार किए जाते हैं। चेतरन के ज्यादातर ग्राहक वीगन हैं और उनके कई विकल्प मूल डेयरी उत्पादों से भी सस्ते हैं। भारत में कई कंपनियां और ब्रांड्स डेयरी और मांस के विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। प्लांट बेस्ड कंपनियों का व्यापार नवंबर 2020 तक अच्छी रफ्तार पकड़ रहा था, जब अमूल ने डेयरी विकल्पों की बढ़ती लोकप्रियता देखकर एफएसएसएआई में आधिकारिक रूप से शिकायत दर्ज की। अमूल के सीईओ आरएस सोधी ने कहा कि उन्होंने एफएसएसएआई से अनुरोध किया है कि प्लांट बेस्ड विकल्पों के लेबलों से दूध शब्द हटाया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि 10 करोड़ डेयरी फार्मर्स मिलकर इस झूठ का सामना करेंगे। सोडी जी का ये मुद्दा है कि दूध उद्योग से डेयरी फार्मर्स का भला होता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि सोया दूध उद्योग से सोया किसानों का भी तो भला होता है। उन्होंने अपनी ट्वीट में इसका जिक्र नहीं किया। और चेतन, इससे ग्राहक का भी भला होता है। ये एकमात्र ऐसा उद्योग है जहां हम सीधे प्रकृति से सारे ताज़ा घटक लेकर उत्पाद बनाते हैं। जब हम बादाम या काजू का दूध बेचते हैं तब किसानों को बहुत लाभ होता है, क्योंकि हम सीधे किसानों से ये घटक खरीदते हैं, अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और ग्राहक तक उत्पाद पहुंचाते हैं। ये सभी के लिए अच्छा सौदा है। ग्राहक भी खुश, किसान भी खुश और गाय तो सबसे ज़्यादा खुश, क्योंकि उसका दूध हम नहीं लेते। इसीलिए मुझे लगता है कि वो सिर्फ अपने व्यापार के बारे में सोच रहे हैं। मैं इस मुद्दे को लेकर गहराई में जाना चाहता था। क्या प्लांट बेस्ड डेयरी विकल्पों के लिए दूध या मिल्क इस शब्द का प्रयोग करना वाकई में गलत था? मेरे पास एक डिक्शनरी है, वी.एस. आप्टे संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी। वी.एस. आप्टे is considered to be one of the most authoritative dictionaries of Sanskrit. Dugdha, they say this is an adjective because in Sanskrit grammar this word will be categorized as an adjective or a participle basically. Dugdha means that which is milked out, extracted, drawn out, milky juice of plants, the skim of milk, cream. और क्या चाहिए? ऐसा ही एक मामला यूरोपियन यूनियन के सामने भी आया था, जब वहां प्लांट बेस्ड डेयरी विकल्पों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। लेकिन मई 2021 में ईयू के अधिकारियों ने ऐसा करने से मना कर दिया। यूरोपियन पार्लियामेंट के सदस्य फ्रांसिस्को गिरेरो ने कहा कि प्लांट बेस्ड उद्योग पर्यावरण, स्वास्थ्य और पशु कल्याण के लिए आवश्यक है। इनको रोकने के बजाय ईयू को इन्हें बढ़ावा देना चाहिए। हमारे आहार में अक्सर नारियल के दूध का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ तक कि एफएसएसएआई भी अपने डॉक्यूमेंट्स में इसे मान्यता देता है। इसीलिए यह मुद्दा बेतुका लगता है। ये भी जानना जरूरी है कि डेयरी उद्योग को सरकार से भारी सब्सिडी और फंडिंग मिलती है। 1960 के दशक से हर साल हमारी सरकार हजारों करोड़ रुपए डेयरी फार्मर्स के सहयोग के लिए खर्च करती आई है। 2020 के बजट में भारत सरकार ने 2025 तक दूध का प्रोसेसिंग 2 गुना करने की बड़ी योजना बनाई। 20वीं पशुगणना के अनुसार 2019 में भारत में मादा गाय और भैंसों की कुल संख्या तकरीबन 25 करोड़ थी। मान लीजिए इसमें 100% सेक्स सॉर्टेड ब्रीडिंग का प्रयोग किया जाए, फिर भी भारत सरकार का लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें 50 करोड़ पशुओं का पालन पोषण करना पड़ेगा। और इसमें हम सिर्फ मादाओं की बात कर रहे हैं। कल्पना कीजिए इस गति से 2030 या 40 में इनकी आबादी क्या होगी और 140 करोड़ लोगों के साथ ये इस देश में कैसे रह पाएंगे। प्रोडक्शन डबल कैसे करेंगे? वी आर एट सैचुरेशन पॉइंट ऑलरेडी। तो ये कहना कि हम डबल करेंगे, कहने वाली बात है। दूसरा, अगर सरकार की पॉलिसीज़ कोई उनको समझाते कि भैया दूध छोड़ो, मांस छोड़ो, अमीर बनो। हम लोग पैसे कमा नहीं रहे हैं। जो मांस जा रहा है भैंसों का, आपको मालूम है कि सरकार ने सारे मांस को जीएसटी फ्री दे दिया। इट्स टैक्स फ्री, इट्स जीएसटी फ्री।
तो जो कत्ल खाना खोलता है उसकी तो चांदी ही चांदी है, उसको एक पैसा नहीं देना सरकार को। कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से प्लांट बेस्ड उत्पादों की कीमत कम नहीं हो सकती। उदाहरण के तौर पर हमें 18% GST भरना पड़ता है और डेयरी उत्पादों पर कोई GST नहीं लगता। 19-20 साल हो गए अल कबीर को चले हुए, आज तक उसने एक पैसा नहीं दिया सरकार में। वो हर साल कहती है हम लॉस में चले गए क्योंकि हमारा मांस जो है वो खराब निकला। लेकिन कत्ल कितने कर चुके हैं? कम से कम 20 करोड़ 30 करोड़ भैंस, गाय, जो भी आप मान लें। तो आप किसके फ़ायदे में कर रहे हैं? किसके? अगर बहुत पैसे मिल रहे होते तो मैं कहती कर लो, अगर बहुत सेहत बनती आपकी तो मैं कहती कर लो, अगर बहुत खुशी मिलती तो मैं कहती कर लो। लेकिन इनमें से क्या मिला आपको? कुछ भी नहीं। 20 साल तक डेयरी उद्योग वाले ये कहते रहे कि दूध आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है। ये एक झूठ है जो वो बोलते रहे। जब इनकी बिक्री कम होने लगी तब उन्होंने गॉट मिल्क विज्ञापनों का प्रचार किया और बिक्री बढ़ गई। गॉट मिल्क कैंपेन प्रोडक्ट पर नहीं बल्कि प्रोडक्ट की कमी पर आधारित था। पश्चिम में जब भी दूध की मांग घटती है, डेयरी उद्योग बिक्री बढ़ाने के लिए अलग अलग पैतरे आजमाता है। इसी तरह भारत में आजकल देसी दूध को प्रमोट करने का ट्रेंड शुरू हुआ है, क्योंकि ये तो A2 दूध है। पर असल में A1 और A2 इन शब्दों का देसी भारतीय नस्लों से कोई लेना देना नहीं है। A2 शब्द का प्रयोग सबसे पहले न्यूजीलैंड के एक वैज्ञानिक ने किया। इन्होंने गाय की विभिन्न नस्लों के दूध में कैसीन नामक मिल्क प्रोटीन की रचना के आधार पर दूध का A1 और A2 ऐसा वर्गीकरण किया। उनका मानना था कि A2 दूध देने वाली गाय A1 से बेहतर होती है। इस आधार पर उन्होंने सन 2000 में दी A2 मिल्क कंपनी की स्थापना की। जो स्टडीज A2 दूध को A1 से बेहतर बताती हैं, उन सब के साथ ऐसा डिस्क्लेमर पाया जाता है कि इस रिसर्च की फंडिंग A2 मिल्क कंपनी लिमिटेड द्वारा हुई है। मतलब ये तो खुद को ही प्रमोट करने वाली बात हो गई। ये दावा किया जाता है कि गाय की देसी नस्लें केवल A2 दूध ही देती हैं। गूगल ट्रेंड्स के अनुसार ये ट्रेंड 2017 में उठा था, ठीक उसी साल जब गो संरक्षण बिल संसद में लाया गया। कई डेयरी फार्मर्स का झुकाव हाइब्रिड नस्लों की तरफ होता है, क्योंकि इनसे दूध ज्यादा मिलता है और बीफ का व्यवहार आसान हो जाता है। हो सकता है कि A2 को बढ़ावा देने की रणनीति देसी नस्लों की घटती संख्या को देखकर बनाई गई हो। आप बुंदेलखंड जाइए, हजारों देसी गायें भूखी प्यासी मार दी जाती हैं। उनको बंद कर दिया जाता है दीवारों के बीच में, या कहीं तालाबों में धक्का दे दिया जाता है। कोई पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं या पंचायत की कोई जगह होती है, वहाँ उनको बिना खाने पीने के हर साल हजारों गायें भूखी प्यासी मार दी जा रही हैं। तो किसानों के पास है ही नहीं उनको खिलाने के लिए। कहाँ से सोल्यूशन आएगा इसका? हमारी नेटिव स्पीशीज़ को ख़त्म करने की रीज़न भी दूध ही है। क्यों? अगर आदमी दूध के लालच में उन गायों का ना पाल रहा होता तो ना मिक्स हमारी जर्सी और HF के साथ मिक्स ना होती। हमारी गाय कम दूध देने वाली गाय है। गिर गाय कभी ख़त्म नहीं होगी, वो ज़्यादा दूध देती है, लोग उसको वैसे भी पालेंगे। आप मुझे से कुन्हेटा की बात कीजिए या कुछ ऐसी स्पीशीज़ है जो बिल्कुल कम दूध देने वाली है, जैसे नागौरी है राजस्थान की, जिसके बैल बहुत अच्छे थे। आप उनको क्यों कटने भेज दे रहे हैं? बांग्लादेश इलीगली जा रही हैं ये सब, पर वो सब कटने क्यों जा रहे हैं? अगर बचाना है तो उन स्पीशीज़ को बचाने की ज़रूरत है जो दूध कम देती हैं। आपको दूध पर से निर्भरता हटानी पड़ेगी ब्रीड बचाने के लिए। भारत के डेयरी कॉरपोरेशंस ने भी इन दावों की वैधता पर सवाल उठाया था। पहले तो मुझे ये नहीं लगता कि A1 और A2 दूध से जुड़े दावों का कोई ठोस वैज्ञानिक आधार है। वैश्विक स्तर पर किसी भी पीयर रिव्यूड प्रकाशन में इस बारे में कुछ नहीं छपा है। ये बस कुछ लोग मानते हैं, इसका प्रचार करते हैं और मुझे इस पर यकीन नहीं है। भारत का ज्यादातर डेयरी व्यवसाय भैंसों पर आधारित है, इसलिए जल्द ही कुछ कंपनियों ने भैंस के दूध को भी A2 घोषित कर दिया। कुल मिलाकर इससे देसी नस्लों को बचाने के लिए कुछ खास मदद नहीं मिली। डेयरी उद्योग वाले ये दावा करते हैं कि उनकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा सीधे डेयरी फार्मर्स को मिलता है। उन 100 रुपयों में से 75 से 80% राशि उस दूध के प्राथमिक उत्पादक को वापस जाती है। लेकिन जब मैंने उनसे खुद बात की तब उनका कहना कुछ और ही था। I don't think so. He has to check the chain of distributors in. Because I am giving dairy 3 years, for last 3 years, and I always cry. कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग तो जान ले रहे हो हमारी। मैं बोले मैं पढ़ी लिखी हूँ तो भी मुझे ऐसा कभी कभी फ्रस्ट्रेशन आया कि मैं भी जाऊँ, संभाल नहीं पा रही हूँ। अगर यू हैव डन अ रिसर्च एक सर्टेन मंथ में ना, यू डू दैट रिसर्च, आई एम सेइंग
ना 2 महीना या 3 महीने में साल में ना मिल्क का रेट डाउन कर देते हैं और दाने का रेट वही रखता है 1000 रुपये। अब बोलो ये गरीब लोग क्या करेंगे? हमारा अर्निंग मेंबर था तो हम उधर से फंड लाके कर रहे हैं सर्वाइवल के लिए, वो तो बेचते हैं फिर, और वो ऐसी जगह पे बेचते हैं जो हम बिलीव ही नहीं कर सकते। फिर बोलते हैं गौ हत्या होती है। अरे तुम लोग ने ही हमें मजबूर किया है, ऐसे लोग